हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो जीएस में 8 नंबर का जो भूगोल आता है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो थे वो विश्व भूगोल से दे दिए थे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से दे दिए थे। तो उसका मेरे पास एक स्पेशल स्टैटिक जीके करके मेरे पास नोट्स है। ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं है, ये आधे से 1 घंटे का वीडियो बनेगा, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। यकीन कीजिएगा, ये वीडियो अगर लास्ट तक देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और आप सभी थंबनेल में देख चुके होंगे कि क्वेश्चन जो था सीधे सीधे यहीं से पूछा हुआ था। और ये नोट्स आज का नहीं, बहुत पुराने नोट्स है। तो आप इसको पढ़िए पूरी वीडियो को, उसके बाद देखिए और बाद में कमेंट करके बताइएगा कैसा क्लास लगा। ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ है लोकल विंड, मतलब होता है स्थानीय पवन। अब जैसे स्थानीय पवन का मतलब सिंपल समझिए, जैसे हमारे आप लोग पढ़े थे कि हमारे यहाँ बिहार में या उत्तर भारत में जो हवाएं चलती है, गर्म हवाएं, उसको हम लोग क्या बोलते थे, लू बोलते थे। उसी तरह जो पश्चिम बंगाल में जो हवाएं चल रही थी उसको हम लोग बोलते थे काल बैसाखी। उसी तरह अलग अलग देशों में, जैसे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में, अलग अलग महादेशों में, अलग अलग देशों में उस चलने वाली जो स्थानीय हवा होती है ना, उसके नाम अलग अलग होता है। जैसे चिनुक जो होता है ये अमेरिका में बोला जाता है, नाम है, हवा का नाम है। जैसे अपना ये कैसे हवा चल रहा है, गरम गरम हवा, तो उसको बोलते हैं कि लू चल रहा है, तो हवा का नाम रख दिया लू। उसी तरह अलग अलग देश नाम रखा है, उसके बारे में समझते हैं। और ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है कि कौन सी गर्म हवा है, कौन सी ठंडी हवा है, कहाँ चलती है। तो पहले यहाँ पर देखेंगे तो मैप आपको दिख रहा होगा, ये कॉन्टिनेंट का मैप है, यानी कि महादेश का। महादेश दिमाग में छपना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप भूगोल के अगर स्टूडेंट है तो याद रखिए, आपको बिहार का, भारत का और ये वर्ल्ड का मैप होना चाहिए, या किसी भी अदर स्टेट से होंगे तो अपने स्टेट का मैप आपके दिमाग में छपे रहना चाहिए, तो चीज़ें आसानी से समझ आ जाती है। ये है एशिया महादेश, और इसके बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, याद रखिएगा। यहीं पर एक नदी है, उस नदी के नाम है यूराल नदी। तो यूराल पर्वत या यूराल नदी, ये दोनों जो है एशिया और यूरोप को अलग करता है। पहले ये दोनों सम्मिलित रूप से एक ही महादेश था, जिसको बोला जाता था यूरेशिया बोला जाता था। ठीक है, आगे जी यहाँ देखेंगे तो ये है ग्रीनलैंड, ये छोटा सा द्वीप है, मतलब छोटा सा इन द सेंस, मतलब ये महाद्वीप से छोटा है। ऐसे तो द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप मतलब होता है अकेले, द्वीप का मतलब होता है जो अकेले हो, जिसके चारों तरफ पानी हो। और महाद्वीप मतलब होता है ये भी अकेले हो, इसके चारों तरफ पानी हो, उसको भी बोलेंगे महाद्वीप। लेकिन इसमें ढेर सारे द्वीप है, ठीक है, ढेर सारा देश है इसके अंतर्गत, इसीलिए इसको महादेश या महाद्वीप बोला जाता है। अब यहाँ लिखा है उत्तरी अमेरिका, और उसके नीचे आ जाइएगा तो दक्षिणी अमेरिका। ये दोनों क्या है, कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ साइड में उत्तरी अमेरिका और साउथ साइड में आपका दक्षिणी अमेरिका, सिंपल डायरेक्शन के हिसाब से नाम रख दिए गए। ये देखेंगे तो अफ्रीका है, अफ्रीका जो महादेश है, और अफ्रीका महादेश याद रखिएगा, इससे तीनों रेखाएं गुजरती है, यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं। कौन सा ऐसा महादेश है जिसे तीनों रेखाएं गुजरती है, तो याद रखिए कौन से महादेश है, तो वो महादेश है आप लोग का अफ्रीका महादेश। देख सकते हैं कि ये जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से देख सकते हैं यहाँ गुजरी है। ठीक है, उसी के बाद देख सकते थे भारत के बीच से गुजरी है कर्क रेखा सिर्फ, और दक्षिण अमेरिका देखेंगे तो मकर रेखा, वो भी कर्क रेखा देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अफ्रीका देखेंगे एकमात्र यही महादेश आ रहा है जिसमें जिसको ये रेखाएं जो होती है तीनों रेखाएं जो है इस महादेश से, कॉन्टिनेंट से गुजरी हुई है। ठीक है, और ये जो रेखाएं होती है कर्क रेखा, मकर रेखा या विषुवत रेखा, ये सब काल्पनिक रेखा है, मतलब धरती पर नहीं खींचा गया, इसको ग्लोब पर है। बहुत सारे ऐसे मैं वीडियो देख रहा हूँ कि वहाँ बताया जा रहा है कि खींची गई ये रेखाएं, आप सभी को रेखाएं दिख जाएगी। ये बताइए भैया, अगर रेखा खींचा गया था घर के नीचे से रखवा नहीं जाता है कि नहीं, पता चलता है कि घर के भीतर भीतर लाइन गया है कि नहीं। ये तो वैसा कुछ नहीं, ग्लोब पर ये सिर्फ इसलिए खींचा जाता है ताकि आपको इससे चीज़ें पता चले कि कौन सी जगह कहाँ है, समय का पता चलता है, जगह का पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करने में, समझने में हमको आसानी होती है। वो चीज़ें आगे आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आगे जी। अब स्थानीय पवन को समझते हैं, सारी कॉन्टिनेंट समझ गए। अब यहाँ देखेंगे तो ऊपर में लिखा हुआ है कि लोकल विंड यानी स्थानीय पवन, और ये देखेंगे तो लिखा हुआ है कि गर्म हवाएं। कौन लिखी है, गर्म हवाएं। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, गर्म हवाएं। अब ये गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं दोनों को मैं पार्ट में बांट दिया हूँ। पहले गर्म हवा देखेंगे, उसके बाद ठंडी हवा के। आप सभी क्वेश्चन में यही आया था, चिनूक, फान और ये मिस्ट्रल आया था कि नहीं आया था। और देखिए यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था सीधे सीधे, और ये क्वेश्चन अगर जानते रहते तो थोड़ी बहुत भी जानते रहते तो अंदाजा एकदम तुरंत पकड़ लेते। जैसे उसमें से चारों में से कोई एक भी जानते ना तो आसानी से पकड़ लेते। ऑप्शन बहुत आसान दिया होता है। जैसे देखिए चिनूक जो है, ये पहली बात कि अमेरिका में चलता है, प्रेरी घास के मैदान में चलता है, और घास के मैदान का भी बहुत जल्द इसी में जो है आगे आपको मिल जाएगा। 4-5 मिनट बाद हो सकता है कि उसका भी इसी में आपको मिलेगा, इसी क्वांटिटी में, मतलब घास के मैदान हो जाएगा, सारी चीज़ हो जाएगी। तो अगर बाय द वे मान के चलिए इस बार पूछा हुआ है स्थानीय हवा, मतलब लोकल विंड, अगली बार कौन गारंटी है कि इस बार जो है आप लोग को हवा छोड़ के पूछ दे घास के मैदान, है ना। हो सकता है कि पर्वत पूछ दे, हो सकता है कि नदियाँ पूछ दे, तो सारी चीज़ें मिलेगी इस वीडियो में, घबराना नहीं है। आपका A to Z मैं कंप्लीट करा दूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि सिलेबस तो ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर दीजिएगा पूरी तरह से, इस एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, जी। अब यहाँ देखिएगा तो लिखा हुआ है चिनूक। चिनूक मतलब अमेरिका में चलने वाली जो हवा है उत्तरी अमेरिका साइड में, और वो कहाँ चलती है तो प्रेरी घास के मैदान चलती है। इसका मतलब है क्या, प्रेरी घास
का मैदान कहाँ हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है, प्रेरी घास के मैदान है, और उस घास के मैदानों में ऊपर से जो हवा भागती है, वो हवा जो है कौन सी हवा कहलाती है, चिनुक हवा कहलाती है, और वो गर्म हवा है। ठीक है, कौन सी है, गर्म हवा है। तो चरागाह के लिए वो फायदेमंद होती है, मतलब गाय भैंस लोग चरा रहा है तो उसके लिए गर्म गर्म तरी हवा मिलेगा, ठीक लगेगा। और उसके अलावा इसको आइस हीटर भी कहा जाता है। और यही एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा था कि बर्फ़ खाने वाली हवा, तो आइस हीटर बोलिए, आइस गलाने वाला बोलिए, आइस खाने वाला बोलिए, बात तो एक ही हुआ। तो आइस को, बर्फ़ को खाने वाली जो हवा है ना, वो कौन सी हवा हो जाएगी, चिनुक हवा हो जाएगी। कहाँ चलती है, तो अमेरिका में चलती है, प्रेरी घास के मैदान में। अब अगला ये फान लिखा हुआ है, फान देखेंगे तो क्या है भैया, तो स्विट्जरलैंड के साइड में ये चलता है, यूरोप में है स्विट्जरलैंड। तो यूरोप महादेश में जो स्विट्जरलैंड देश है, वहाँ पे एक पर्वत है, पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। अब दो चीज़ें बन गई कि एक तो आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो यूरोप महादेश में। किस देश के पास में, तो स्विट्जरलैंड के पास में है। और इस आल्प पर्वत के पास में जो हवाएं चलती है गर्म गर्म, उस गर्म हवा को बोलते हैं फान। तो इसको याद करने के तरीका क्या है, छोटा सा आपको पकड़िएगा तो मालूम चल जाएगा कि स्वेटर पहन के आल्प्स पर्वत को फान जाना है। क्या करना है, स्वेटर पहन के आल्प्स पर्वत को क्या कीजिएगा, फान जाइएगा। तो स्वेटर पहन से यानी पहनकर मतलब स्विट्जरलैंड, और आल्प्स पर्वत मतलब आल्प्स पर्वत, ठीक है। और आल्प्स पर्वत क्या कर जाए, फान जाना है, यानी कि फान हवा वहाँ की होगी। किस साइड की है, तो यूरोप की है। यहाँ एक देखेंगे तो लिखा हुआ, ये अंगूर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, यानी अंगूर की जो फसल के लिए होती है, जब ये हवा चलती है तो अंगूर को पाला लगने से, ठंडा लगने से बच जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता था, हालांकि क्वेश्चन नहीं दिया, सिंपल दे दिया है कि ये फान जो है इसे मिलान कर दीजिएगा गर्म हवा इससे। ठीक है, स्थानीय गर्म हवा, क्योंकि ये सारे जो है ये सब के सब स्थानीय गर्म हवा, और ये यहाँ पर सब के सब स्थानीय ठंडी हवा है। तो वो ऑप्शन अगर नहीं दिया था कि अंगूर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं फान, या स्विट्जरलैंड या आल्प्स पर्वत के पास चलता है, ये यूरोप महादेश में ये चलता है, सिर्फ दिया था गर्म स्थानीय गर्म हवा, तो बिल्कुल होगा स्थानीय गर्म हवा, क्योंकि उसके अलावा जो है ये चिनुक में स्थानीय गर्म हवा था, ये भी था। लेकिन चिनुक का जब कह दिया कि आइस हीटर यानी बर्फ़ खाने वाली हवा, तो उसके लिए मिलान करना खत्म हो गया, मतलब मिलान करने वाला जो क्वेश्चन था, तो इसका तो ऑप्शन खत्म, ये मिला चुके। अब दूसरा जो बन गया फान, तो फान हो जाएगा गर्म हवा, स्थानीय गर्म हवा। तीसरा जो है क्या लिखा हुआ, हरमटन। क्या लिखा हुआ भैया, हरमटन, यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। हरमटन जो होता है गिनी तट के पास में चलती है, और इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, डॉक्टर पवन कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन कहा जाता है, तो हरमटन कहा जाता है। अब लिखा है सिरोको, तो सहारा मरुस्थल जो होता है ना, वहाँ से भूमध्य सागर की तरफ हवा बढ़ती है चलती हुई, और ये जाती है कहाँ तक, इटली और स्पेन में, और जाके वहाँ पर ये लाल रंग के बारिश कराती है। तो इसको रक्त वर्षा भी कहते हैं, और इसके कारण होता है रक्त वर्षा। अब यहाँ समझिए कि क्या है सहारा मरुस्थल और क्या है भूमध्य सागर। यहाँ देखिएगा तो ये वाला जो साइड है ना, ये मरुस्थल है। इस मरुस्थल का नाम है सहारा मरुस्थल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महादेश में है। यहाँ से एक हवा चलती है, हवा चलते चलते पहुँचती है, हवा चलते चलते कहाँ पहुँचती है, इसके अंदर आती है। कहाँ आती है भैया, इसके अंदर आती है। ये जो है ना, ये भूमध्य सागर है। क्या भैया, तो सागर है। भूमध्य सागर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भूमि और ये भूमि के बीच में है, मध्य में। तो भूमि के मध्य में होने के कारण इस महासागर का, ये इस सागर का नाम रख दिया क्या, भूमध्य सागर। एक्चुअली में ये महासागर नहीं, सागर ही है, क्योंकि महासागर मतलब ये सब होता है, अंटार्कटिका ये सब जो भी है। ठीक है, तो भूमध्य सागर जो हो गया, ये भूमध्य सागर भूमि के मध्य में, जब अफ्रीका यानी अफ्रीका महादेश के सहारा मरुस्थल से जो हवाएं चलती है, और ये हवाएं बढ़ती है आगे की तरफ, यहाँ भूमध्य सागर में आती है, और इसी के बगल में बसा हुआ स्पेन बसा हुआ और इटली बसा हुआ देश, यहाँ पर आके बारिश करा देती है रेड कलर का, जिसके कारण रक्त वर्षा भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे जी, तो उसको क्या बोलेंगे भैया, तो सिरोको बोलेंगे, सिरोको या रक्त वर्षा करने वाली हवा बोलेंगे। हवा का नाम है क्या, तो सिरोको से सहारा, सहारा से भूमध्य सागर, है ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा, स्पेन और इटली के पास में रक्त वर्षा कराती है। अब ये सिमुम जो होता है, ये अरब में चलने वाली गर्म हवा है। तो पूछेगा क्वेश्चन, अरब में चलने वाली गर्म हवाओं के क्या नाम है, सिमुम, या निम्न में से किस जगह की ये सिमुम गर्म हवा है, तो अरब की है। सामल जो है इराक की खाड़ी, क्या भैया, तो सामल इराक की खाड़ी में चलने वाली जो गर्म हवा होती है वो सामल होती है। ब्रिक फिल्टर जो होता है, ब्रिक फिल्टर कहाँ चलता है, तो याद रखिएगा, फील्डिंग करता है लोग कौन, बढ़िया, ऑस्ट्रेलिया वाला। तो विक्टोरिया या ऑस्ट्रेलिया के पास में जो हवाएं चलती है उसको बोलते हैं लोग ब्रिक फिल्डर या विक्टोरिया। ठीक है, तो विक्टोरिया हो गया, ब्रिक फिल्डर हो गया, और ये जगह जो क्षेत्र हो गया, वो क्षेत्र हो गया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर चलने वाली ये क्या है, गर्म हवा है। नॉर्वेस्टर जो है वो कहाँ चलती है, न्यूजीलैंड में। भारत में जो चलती है लू, शीतलहर जो चलती है, शीतलहरी, और लू चलती है भारत में कौन सी चलती है, लू। और ठंडा जो हवा चलती है उसको बोलते हैं शीतलहरी। तो ठंडा के दिन में जो हवा चलती है उसको बोलते हैं शीतलहरी हवा, और गर्मी के दिन में जो हवा चलती है उसको बोलते हैं लू। पंजाब में चलती है धूल भरी आंधी, और पंजाब में क्या चलती है भैया, धूल भरी आंधी। पंजाब में चलती है धूल भरी आंधी, और बंगाल में चलती है काल बैसाखी। तो बंगाल आप लोग बताई दिए, पश्चिम बंगाल साइड में जो हवाएं चलती है गर्म, उसको बोलते हैं हम लोग काल बैसाखी, और वही पंजाब में जो चलती है उसको बोलते हैं धूल भरी आंधी। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बीपीएससी में, याद रखिएगा। तो जो धूल भरी जो आंधी होती है भारत के निम्न किन क्षेत्रों में चलती है, तो याद रखिएगा पंजाब में चलती है। और जो लू हो गया,
या लू हो गया गर्म हवा, और शीतलहरी जो हो गया ठंडी हवा जो कि भारत में ही चलती है, ठीक है। नॉर वेस्टर जो है वो न्यूजीलैंड में चलती है, ब्रिक फिल्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलती है, सामल जो है इराकी खाड़ी, सिमुम जो है अरब, सिरोको सहारा से भूमध्य सागर होते हुए इटली स्पेन तक चलती है रक्त वर्षा, ठीक है। आ गया जी। अब ठंडी हवाओं को देखेंगे यहाँ पर, ठंडी हवाओं को, जो ठंडी हवा है उसमें देखेंगे तो पेम्पेरो जो चलती है पंपास घास के मैदान में चलती है, और पंपास घास के मैदान कहाँ है तो अर्जेंटीना में। इसको घास के मैदान में बहुत पहले एक बार पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जो पंपास घास के मैदान है वो कहाँ है तो भैया अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ भैया तो दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी महादेश का एक देश हो गया है ना। इस महादेश के अंतर्गत एक देश हो गया कौन, अर्जेंटीना। और इस अर्जेंटीना में एक घास के मैदान है कौन सा तो पंपास घास के मैदान। और इस घास के मैदान में जो हवा चलती है कौन सा हवा चलती है, ठंडी हवा है तो पेम्पेरो। कौन सी भैया तो ठंडी हवा है पेम्पेरो। याद रखिएगा, अर्जेंटीना और पंपास याद करने का, पेम्पेरो याद करने का आसान तरीका है। अर्जेंट है तो क्या बोल रहे हैं, अर्जेंट है, पापा आपको बुला रहे हैं, ठीक है। तो अर्जेंटीना, अर्जेंट से अर्जेंटीना याद रखिएगा, पप्पा से याद रखिएगा पंपास घास के मैदान, और यहीं पर पप्पा से याद रखिएगा पेम्पेरो जो है हवा चलती है। ये सब कहाँ है लो तो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में लो। मिस्ट्रल देखेंगे तो ये स्पेन और फ्रांस में चलने वाली जो हवाएं होती है, ठंडी हवाएं, उसको बोलते हैं मिस्ट्रल। ठंडी हवाओं को बोलते हैं मिस्ट्रल। और वही जो गर्म हवाएं देखिएगी यहाँ पर आपका स्पेन और ये क्या बोलते हैं इटली और स्पेन में देख सकते हैं। यहाँ पर सिरोको जो था भूमध्य सागर से होकर आ रहा था वो क्या है, गर्म हवा है। और वही ठंडी हवा जो है स्पेन की वो कौन सी है भैया तो मिस्ट्रल है, जो कि स्पेन और फ्रांस में चलाई जाती है। अब क्वेश्चन कैसा था आप लोगों को, क्वेश्चन था मिस्ट्रल, मिलान करने में दिया था कि कौन सी हवा है, तो उसमें एक ऑप्शन था ठंडी स्थानीय हवा। तो ठंडी स्थानीय है कि नहीं है, ठंडी पवन है यानी कि ठंडी स्थानीय पवन है, यही हो जाएगा। अब लिखा है कि बोरा जो है एड्रियानोटिक सागर यानी इटली में एक सागर है। अब क्वेश्चन यहाँ से दो को बन गया कि एड्रियानोटिक सागर कहाँ भैया तो इटली में। एड्रियानोटिक सागर इटली में जो चलती है वो हवा चलती है, वो कौन सी हवा चलती है तो बोरा, ठीक है, एड्रियानोटिक के सागर में। अब लिखा है ब्लिजर्ड यानी साइबेरिया, ब्लिजर्ड यानी ब्लिजर्ड जो हवा है ये चलती है साइबेरिया में। साइबेरिया कहाँ भैया तो रूस का ठंडा, बहुत ठंडा जगह है, तो रूस का शहर है साइबेरिया, वहाँ पर जो हवाएं चलती है उसका नाम है ब्लिजर्ड, ठीक है। अब ये चक्रवात के बारे में सोचते हैं, साइक्लोन के बारे में सोचते हैं। तो चक्रवात को जैसे ये भी किताबों में आपके दिया हुआ था और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हरिकेन चक्रवात जो होता है वो कैरिबियन सागर में चलता है। टार्नेडो यूएसए में चलता है लेकिन टीप के समान होता है, सबसे खतरनाक होता है। साइक्लोन जो होता है बंगाल की खाड़ी में आता है। नीलम जो होता है बांग्लादेश होता है। टाइफून जो होता है चीन, टाइफून में जो आती है चक्रवात उसको क्या बोलते हैं लोग, चीन के चक्रवात है, ठीक है ना। टाइफून को चीन एक्चुअली में ना कहा कि उसको चीन जापान या उसी साइड के दक्षिण एशिया साइड को कहा जा सकता है। बिली ऑस्ट्रेलिया प्रशांत महासागर में जाता है, ठीक है। ये सब क्या चक्रवात है। चक्रवात को मैं बता चुका कई बार, जब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जब हवाएं बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग चक्रवात बोला जाता है। होता क्या एक्चुअली में कि यहाँ जो निम्न दाब होता है और निम्न दाब होकर जो हवाएं होती है ऊपर भागने लगती है, तो बगल से हवाएं बहुत तेजी से आने लगती थी, यहाँ पर बाउंडर बन जाता है जिसे हम लोग चक्रवात बोलते हैं। उसको डिटेल से भी समझाऊंगा, जो ज्योग्राफी क्लास करूँगा तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। यहाँ ये चक्रवात की क्या रखी और देखेंगे तो यहाँ पर कैटरीना, रीटा, सैंडी यूएसए में, एला, नरगिस बांग्लादेश में। अब लिखा है चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में आएंगे तो क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। उसके बाद चक्रवात क्या चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। इसका मतलब है जब ये हो गया गोलार्ध किसे बोलते हैं तो याद रखिए गोलार्ध मतलब होता है गोले के आधा भाग, यानी जो पृथ्वी हो गया पूरा एक गोला हो गया, और गोले के आधे भाग को बोलते हैं ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। गोला के आधा भाग गोलार्ध, जैसे मान के चलिए गोला का आधा भाग यहाँ निकल दिया और ये आधा भाग ये निकल गया, तो ये क्या है दोनों आधा भाग लो तो ये गोलार्ध हो गया, ये भी गोलार्ध हो गया, ठीक है। तो गोले की जो आधे भाग होता है उसको गोलार्ध बोलते हैं। अब उत्तर साइड में होगा तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण साइड में होगा तो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा। अब ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के साइड में चक्रवात जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज भागने लगता है, जैसे घड़ी की उल्टी दिशा में। एंटी क्लॉक मतलब होता है कि घड़ी की उल्टी दिशा में, जैसे घड़ी चलता है टक टक टक, देखिएगा कि घड़ी ऐसे भाग रहा है ना, घड़ी की सुई जो है यहाँ फिर यहाँ ऐसे भाग रहा है या उल्टे चल रहा है, जैसे भी होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जो होता है क्लॉकवाइज के उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात की दिशा रहती है उत्तरी गोलार्ध में। वही दक्षिणी गोलार्ध में अगर चक्रवात रहती है तो उसकी दिशा जो होती है क्लॉकवाइज होती है, याद रखिएगा, ठीक है। आ गया जी। अब यहाँ लिखा है कि चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापती है। क्वेश्चन पूछेगा चक्रवात को किससे मापती है तो टी स्केल द्वारा मापती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब लिखा है चक्रवात के केंद्र को क्या बोलते हैं तो चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का आंख बोला जाता है। आ गया जी। चक्रवात के केंद्र क्या बोलेंगे, चक्रवात को आंख बोलेंगे। और आगे लिखा हुआ कि चक्रवात जो होता है यानी केंद्र को आंख बोलते हैं। चक्रवात को भी आकार यानी अंडाकार आकार से उसको प्रदर्शित किया जाता है, यानी चक्रवात एक्चुअली में आता है तो ऐसे आता है ना, ऐसे लीजिए चक्रवात बना दिए। आगे हम लोग क्लास में चक्रवात तो क्या बनता है, ये भी आकार कैसे बनता है, ठीक है, इसी को चक्रवात बोलते हैं। आगे जी
तो हम लोग का पहला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब दूसरे टॉपिक में बढ़ते लो। ये चीज़ें एक बार देख लीजिएगा तो चीज़ें बहुत मज़ा आएगा। हमको लग रहा है कि एक दो क्वेश्चन आपका फ़ायदा कर देगा, और 1-2 नंबर बहुत ज़्यादा होता है एग्जाम में आपका रिजल्ट आने से और रुकने से, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो प्रमुख जल संधियाँ दी है। जल संधि तो मालूम है, एक जल को दूसरे जल से मिलाने वाली जो रास्ते होती है उसको जल संधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपके गली में होगा, ई गली से ऊ गली में जाने के लिए एक पातर सा रास्ता होगा, तो बोलेंगे ये रास्ता जो है ई गली को उस गली में पार करने के लिए हमारे लिए एक संधि का काम कर रहा है, मतलब जोड़ रहा है, वो गली को इस गली से जोड़ दे रहा है। उसी तरह एक समुद्र के जल को दूसरे समुद्र के जल से, या एक जगह के पानी को दूसरे जगह के पानी को आपस में जो जोड़ने वाली एक रास्ता होती है उसको हम लोग बोलते हैं लो संधि। वो ऐसे जल में होती है तो जल संधि, ठीक है। आ गया जी। अभी एक एक यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक करके बताएंगे, सारे मैप को आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें समझ आएगा। अब पाक जो जल संधि है वो किसके किसके बीच में, तो पाक जल संधि जो है वो किसके किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, ठीक है। तो अब आइए यहाँ भारत श्रीलंका के बीच में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बनाया हुआ हूँ, ठीक है। चीज़ें अगर कहीं साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 नंबर, ये हो गया पाक जल संधि। कौन सी हो गया, पाक जल संधि। यहीं पर एक खाड़ी है, उस खाड़ी का नाम है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। कौन सी खाड़ी भैया, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आ गया जी। ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल जो होता है भारत और इंडोनेशिया का अलग करता है। ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है, भारत और इंडोनेशिया का। और वो भी भारत के कौन सा, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम जो द्वीप है उसको, भारत के जो एकदम अंतिम द्वीप है, यानी कि अंतिम द्वीप देखेंगे तो कौन सा, ये अंडमान हो गया, और निकोबार का सबसे निचले वाला भाग है, तो सबसे निचले वाला भाग से, और इंडोनेशिया का, ये इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया का यहाँ के बीच में जो गैप है, जो संधि, उसको बोला जाता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। आ गया जी, आगे समझते हैं। अब लिखा है कि मलक्का जल संधि। मलक्का जो होता है इंडोनेशिया और मलेशिया इसको अलग करता है। मलक्का जल संधि किसको अलग करता है भैया, इंडोनेशिया और मलेशिया को, ठीक है ना। यहाँ अब ये लिखा है 3 नंबर लिखा है मलक्का जल संधि। अब इसको मैप में जब 3 नंबर दिखाऊंगा ना, यहाँ पर देखिए मैप में 3 नंबर, ये देखिए, ये इंडोनेशिया और ये मलक्का हो गया। इसके बीच की जो जल संधि वो कौन सी जल संधि होगी, मलक्का जल संधि। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने जो जल संधि है उसको बोलते हैं मलक्का जल संधि। और ये क्या होगा ना, आप इसको मैप से एक बार देखिएगा, क्या कीजिएगा, नोट्स में, नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा बहुत जल्दी। तो नोट्स में क्या, ये इसको आप एक बार पढ़िएगा और चीज़ें जो है बेहतर समझने की कोशिश कीजिएगा। हालाँकि बहुत मेहनत से ये नोट्स लिखा गया है, तो ना ही मैं आपसे पेड कोई इससे चार्ज ले रहा हूँ, नहीं कुछ ले रहा हूँ, बस आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि बेहतर क्लास लगे, मज़ा आए तभी, है ना। ये नहीं ज़बरदस्ती का, आपको मज़े आ रही है। क्योंकि देखिए मेरा बहुत सारे वीडियो है, सारी वीडियो को देखिए, सारे वीडियो को देख के जज कीजिए। 1-2 वीडियो में हो सकता है कि कभी कभार इंसान की ना कि किसी मूड में हो, या किसी तरह उसका हेल्थ किसी तरह हो, तो एक वीडियो से आप अगर लग रहा होगा किसी वीडियो में किसी भी तरह की कमी, तो कमेंट कीजिएगा, उसको मैं सुधारूंगा, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। चीज़ें धीरे धीरे और मेरे अंदर डेवलप होते जाएगी, चीज़ें आपको बेहतर मिलती जाएगी। लेकिन ये चीज़ें मेहनत अगर दिख रही होगी तो आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। हम लोग एक बड़े परिवार की तरफ बढ़े लो, और एक बड़ा परिवार अपना खड़ा करे लो, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि कुछ अलग ही मेरा एक सपना है, वो चीज़ें मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोशिश करने के लिए। सारी चीज़ें फ्री रहेगी, कंटेंट फ्री रहेगा, बेहतर तरीक़ा से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, चाहे उसमें जितना भी मेहनत लगे, जितना भी समय लगे। तो इस तरह का जो है ना नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगा। और ये जो नोट्स जो है इसका आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद नोट्स से जैसे हो पाएगा मैं आप लोग को डाल दूँगा, वहाँ से जाके रिसीव कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। और ये भारत का भी इसी तरह स्टैटिक में लेके आने वाला हूँ, जो कि सीधे सीधे 3-4 क्वेश्चन आप वहाँ से लड़ जाएंगे। ये वाला जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और नेक्स्ट एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने की गारंटी है ये कोई नहीं बता सकता। तो टॉपिक तो है इंटरेस्टिंग, तो टॉपिक है, आ तो रहा है एग्जामों में, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हर एक में एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन। उसका मैं थंबनेल में आप लोगों को देखे होंगे, लगाए होंगे, तो वो चीज़ें आप लोगों को पहले से पता है। आप इसको पढ़िए, मज़ा कीजिए, चीज़ें बेहतर समझ आएगा। एग्जाम से पहले आप लोग को बहुत सारी चीज़ें इस तरह का ला का आप लोग को समझा दूंगा। और जो हम लोग का रूटीन है वो चलेगा, है ना। जैसे कि साइंस पढ़ाना, इतिहास का मैराथन लाना, भूगोल का मैराथन लाना, सब चीज़ चलेगा, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। पूरी तरह से हम लोग बन जाना क्या, दशरथ माझी बन जाना, ठीक है, माझी द माउंटेन बन जाना, ठीक है। छोड़ना नहीं कुछ भी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए आगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये मलाक्का जल संधि हो गया, तो वो मैप से देखिएगा ना तो बेहतर तरीके से समझ आता है। अब यहाँ लिखा है सुंडा जल संधि, वो जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप है। तो जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में जो जल संधि है उसको बोलते हैं सुंडा जल संधि। उसके बाद लिखा, इसको और जूम कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मुझे खुद छोटा सा मोबाइल में नहीं दिख रहा है। आ जाइए, जब हमें परेशानी हो रही है तब मेरे भाइयों को तो परेशानी होगा ही कन्फर्म। यहाँ जी लुज़ोन, है ना, लुज़ोन जो है वो जो जल संधि वो ताइवान और फिलीपींस के है। तो लुज़ोन जल संधि कहाँ से हो जाएगा, तो हो जाएगा ताइवान और फिलीपींस। सुसीमा जल संधि कहाँ हो जाएगा, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में जो जल संधि है। उसके बाद आगे आएंगे
सुगारू जल संधि, तो सुगारू होकोंडा और होन्शु द्वीप ये सब जापान का है। होकोंडा और होन्शु द्वीप जो का है जापान का है। तो वहाँ पर जो जल संधि है सुगारू जल संधि, मतलब ये होकोंडा द्वीप हो गया और होन्शु द्वीप हो गया। ये द्वीप जो है दोनों द्वीप जो है जैसे कैसे हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप अकेले तो है नहीं, दुनिया भर के छोटे छोटे द्वीप मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे द्वीप मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तब ये कह रहा है कि होकोंडा और होन्शु जो द्वीप है जो जगह जापान का है, ये द्वीप के बीच में जो रास्ता है इस रास्ते को बोला जाता है सुगारू जल संधि। क्या बोलते हैं? सुगारू। अब उसी तरह बेरिंग जल संधि, ये रूस और ये क्या बोलते हैं अमेरिका का। एक्चुअली में जहाँ रूस जाकर खत्म हो रहा है ना, ये रूस जाकर यहाँ खत्म हो रहा है, यहीं से शुरू हो जाता है अमेरिका का रास्ता यहीं शुरू होता है। और ये जो जगह था ना पहले, ये जगह जो था इस जगह का नाम था अलास्का। क्या नाम था? अलास्का। और ये था पहले रूस के कब्जे में। कहाँ था? रूस के कब्जे में। आइए मैप में एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन वहाँ से पूछता है ना, बता रहा हूँ। ये जो जगह है ये जगह रूस का साइबेरिया हो गया, ठीक है। और ये जो जगह है ये जगह अमेरिका का अलास्का हो गया। पहले जो जगह ये था, ये जगह जो था यहाँ पर, ये अलास्का जो था इसका नाम है अलास्का, और ये जगह ये जो था रूस के कब्जे में था। अब ये जो है यहाँ और ये दोनों एक ही पास में नज़दीक। अब आपको ये दिख रहा होगा इससे, और कई बार आप सुने होंगे कि ये इस वाले पेपर को और इस वाले पेपर को इसको ऐसे फोल्ड किया जाए इधर से इधर से, तो दोनों पास में आ जाए कि नहीं आ जाएगा? ऐसे मोड़ दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए, तो ऐसे गोल मोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों एक पास में आ जाएगा। तो दोनों जगह एक ही पास में, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है तो एक पास है। हम लोग उसको पढ़ने के लिए ऐसे लमरा देते लो तो ये अलग अलग भाग जाता, जबकि ये दोनों जगह जो है एक ही पास में। तो ये जो क्षेत्र है ना, यानी ये भी अलास्का और ये भी मान के चलिए साइबेरिया के लास्ट में जो क्षेत्र था, तो अलास्का यहाँ पर था। और ये अलास्का पहले रूस के कब्जे में था। रूस क्या किया? ये दे दिया किसको? अमेरिका को दे दिया, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था। कहता है ले जाओ अमेरिका को। अमेरिका इसे खरीद लिया। अमेरिका जब खरीदा ना, दुनिया भर के यहाँ खनिज तत्व मिलने लगा। अब ये अलास्का और जो रूस का जो जगह है साइबेरिया, उसके बीच में एक रास्ता है, पतला रास्ता है। उस रास्ता को क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो बेरिंग जल संधि बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है। वन डे एग्जाम में तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, सब जल संधि से एकदम क्वेश्चन एक चिपका ही देता है। तो बेरिंग जल संधि रूस और किसके बीच में हो जाएगा? अमेरिका यानी कि अलास्का के बीच में हो जाएगा। आगे जी, है ना। टॉरस जल संधि किसके बीच में है? तो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बास जल संधि ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कुक जल संधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो नीचे एक देश है न्यूजीलैंड, ठीक है, उसको बीच में से ये जल संधि जो है, कौन सी जल संधि है? तो कुक जल संधि, जो उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है, यानी उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से। हारमुज जल संधि जो है ईरान को ओमान से अलग करता है, यानी कि ईरान में है फारसी खाड़ी, ओमान में है ओमान की खाड़ी। तो फारसी खाड़ी को ओमान की खाड़ी, ये दोनों को जोड़ता है, क्योंकि ये दोनों तो समुद्र है ना। तो फारसी खाड़ी को, यानी फारसी खाड़ी के पानी ओमान खाड़ी में जाता है, ओमान खाड़ी के पानी इसमें आता है, क्योंकि पानी का तो जुड़ रहा है, तभी तो उसका नाम है जल संधि। तो ये जल की संधि हो रही है किस जल की? तो फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी की जल की संधि हो रही है। लेकिन अलग कौन हो रहा है? जमीन। तो जमीन अलग हो रहा है ईरान और ओमान। ईरान क्या नाम है? तो हारमुज है। आगे जी, बाब अल मंडेव। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो आपका स्वेज नहर है, स्वेज नहर के जो पास में जो जल संधि है, उस संधि की क्या नाम है जो कि एशिया और अफ्रीका को अलग करता है? तो उसका नाम है बाब अल मंडेव। ठीक है, तो बाब अल मंडेव जो है एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि है, और साथ ही साथ में लाल सागर और अदन सागर को जोड़ने वाली ये जल संधि है। लाल सागर देखेंगे कहाँ हो जाएगा? तो इसको देख लीजिए ना मैप में, यहाँ पर किधर गया? ये रहा भूमध्य सागर और ये हो गया लाल सागर और यहाँ आएंगे नीचे में तो अदन की खाड़ी है। ठीक है, तो ये अदन खाड़ी जैसे 13 नंबर लिखा है, और ये कौन सा था टॉपिक? देखिए 13 नंबर, बाब अल मंडेव, और उस बाब अल मंडेव यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर को दोनों को जोड़ता है। अब मोजाम्बिक देखेंगे तो मोजाम्बिक जो चैनल है ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। ये सब क्या है? तो एक द्वीप है, अफ्रीका का बगल में एक द्वीप है जिस द्वीप का नाम है मेडागास्कर या मोजाम्बिक। ये दोनों को अलग करता है कौन सा? मोजाम्बिक चैनल। वास्पोरस जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करता है, यानी काला सागर प्लस मरमरा सागर जो होता है इसको जोड़ता है। तो काला सागर मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि जो होती है वास्पोरस जल संधि, या यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी होती है? तो वास्पोरस जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि देखेंगे तो ये कौन सी जल संधि हो जाएगी? यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, यानी भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि कहलाता है। यहाँ फिर से ये मैं दिखा देता हूँ जिब्राल्टर जल संधि किधर भैया? तो ये जो रास्ता है ये है भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक महासागर। आप सभी पता है ऐसे कार का होता है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ का पानी इधर आता है, यहाँ का पानी इधर आता है। क्यों आता है भैया? तो ये जो पतला वाला जो रास्ता, इस रास्ते का नाम है जिब्राल्टर जल संधि। आ गया जी। उसके बाद लिखा है कि डोबर जल संधि, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ता है। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से जोड़ता है। डेविस जल संधि इसको कनाडा और डेनमार्क को जोड़ता है, और उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है ना। उसके बाद बेफिन खाड़ी जो है उसको लेब्राडोर से अलग करता है।
बेफिनी खाड़ी और लिब्राडोर सागर को जोड़ता है। इसमें यहाँ पर यहाँ होने चाहिए प्लस, ऐसे लिख लीजिएगा प्लस, इसको दोनों को जोड़ेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है जल संधि। जल संधि मतलब क्या होता है, दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाली जो पतली रास्ता होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल संधि बोलते हैं। उसी तरह लिखा है जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट, जब दो छोटे समुद्र के जल को मिलाने वाली छोटा सा रास्ता जो होता है उसको क्या बोलेंगे लोग, जल डमरू मध्य या स्ट्रेट बोलेंगे लोग, यानी छोटे जगह को मिला रहा है ना, दोनों साइड, इधर भी छोटा समुद्र इधर भी छोटा साइड, और ये बीच में का जो नहर है, ये रास्ता है, ये छोटा सा जल को मिलाने कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, जल डमरू मध्य। और बड़े स्तर पर जब होगा उसको बोलेंगे जल संधि। स्थल संधि क्या है, दो स्थलों को मिलाने वाला जो पतला रास्ता होता है, वो जमीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं लोग, स्थल संधि बोलते हैं। जैसे कि पनामा, स्वेज नहर, ये सब क्या है, जमीन को एक दूसरे जमीन से जोड़ रहा है। अब यहाँ लिखा है स्वेज नहर। स्वेज नहर देखेंगे तो लाल सागर प्लस भूमध्य सागर को जुड़े हुए हैं। लाल सागर, भूमध्य सागर, क्योंकि मैप आपको दिखा कि भूमध्य सागर यहाँ पर था और इसके नीचे जो है यहाँ पर क्या था, ये लाल सागर था, ठीक है, ये लाल सागर नीचे था, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच को जुड़ता हुआ है कौन, तो स्वेज नहर जुड़ा हुआ है। और ये जो स्वेज नहर है सबसे व्यस्त नहर है और मानव द्वारा निर्मित जो है सबसे व्यस्त नहर, याद रखिएगा, मानव द्वारा निर्मित सबसे व्यस्त नहर स्वेज नहर है। कील नहर, ये उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से क्या करता है, जोड़ता है। और यहाँ ये जो है नहर जो है नेचुरल नहर है, यानी प्राकृतिक नहर है, और ये भी व्यस्त रहता है। तो प्राकृतिक रूप से ऐसी नहर जो व्यस्त रहता है उसको बोलते हैं कील नहर। और कैरेबियन यानी अटलांटिक वाला क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो पनामा नहर को दिखाएगा, लिखा हुआ है कि 1914 ईस्वी में लॉक सिस्टम था। प्रतिद्वंदी इसका जो था वो प्रतिद्वंदी कौन था भैया, निकारागुआ नहर था। निकारागुआ नहर जो था इसका प्रतिद्वंदी, मतलब इसकी कंपटीशन वाला दूसरे साइड में नहर बना हुआ था। अब क्रा नहर जो है ये अंडमान सागर और थाईलैंड खाड़ी, यानी थाईलैंड का अधिकार होता है इस पर। तो क्रा सागर किसके बीच में है, तो याद रखिए अंडमान सागर और थाईलैंड खाड़ी के बीच में, और ये इस पर अधिकार जो है थाईलैंड का। स्वेज नहर देखेंगे तो 1869 ईस्वी में बना और ये 7000 किलोमीटर की दूरी जो है हम लोग को कम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि भारत से पहले यूरोप जाने में 7000 किलोमीटर से अधिक की दूरी लगता था, तो स्वेज नहर की वजह से इतना हम लोग को रास्ता बच गया। 1869 ईस्वी में क्या हुआ, 1869 में स्वेज नहर की स्थापना हो रही है। उसके बाद पनामा नहर देखेंगे तो 1914 ईस्वी में इसको बनाया गया और 5000 किलोमीटर की दूरी तय करने में समर्थ है और 5000 किलोमीटर की दूरी बचाता है। अब अगला टॉपिक देखेंगे, यहाँ लिखा है प्रमुख जलधारा। क्या भैया, जलधारा, ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है। प्रमुख जलधारा है ना, ये पूरा दिया हुआ चार्ट कहाँ कौन सी जलधारा चलती है, यहाँ आ जाइए। लिखा हुआ है कि उत्तरी विश्व जो उत्तरी विश्व में जो चलने वाली जो हवाएं होती है वो गर्म होती है। एंटीलीज जो हवा है ये भी गर्म है। फ्लोरेंस जो हवा है ये भी गर्म है ना। आगे आ जाइए, यहाँ पर और सारी देखेंगे तो लिखा है गल्फ स्ट्रीम लिखा हुआ है। गल्फ स्ट्रीम क्या भैया, तो गल्फ स्ट्रीम भी क्या है, गर्म हवा जो यूरोप में इसको कंबल का काम करती है। ये चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह का देख क्या रहा है। देखिए बीपीएससी में एग्जाम कैसे दे रहा है, एग्जाम देखिए आपको जो लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही उठा के दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग क्वेश्चन दे रहा है। जो इंपॉर्टेंट देखने में लग जाता है, थोड़ी सी जो यूनिक होता है, जो थोड़ा अलग हट के रहता है, वो क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ लिखा गल्फ स्ट्रीम, तो जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ से लिख दिए गल्फ है ना, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है ये यूरोप पे चलती है और इसको यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस हवाओं को या किस जलधारा को यूरोप का कंबल कहा जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम को है ना। लिब्राडोर की हवा जो होती है ये क्या है, ठंडी हवा है, ठीक है। और ये लिब्राडोर की हवा की वजह से टाइटैनिक डूब गया था, इसी ठंडी हवा के चलते बर्फ पूरा जम गया था और टाइटैनिक डूब गया। उत्तर अटलांटिक जो प्रवाह है वो क्या है, गर्म है। नॉर्वे की जो धारा है ये भी गर्म है ना। उसके बाद रिबिंगर का जो हवा है ये भी गर्म है ना, धारा जो जलधारा। ग्रीनलैंड की जो जलधारा है वो क्या है, ग्रीनलैंड वाली जो जलधारा वो ठंडी है क्योंकि वो पूरा बर्फीला इलाका है। रेनेल वाला गर्म है। किनारी वाला ये क्या है तो है ना गर्म, और ये किनारी वाला जो हवा है ये क्या है तो ठंडी है। याद रखिएगा, इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं टिक लगा दिया हूँ पहले ही। तो किनारी जो है ये क्या है, ठंडी है और ये सीधी दिशा में चलती है, ठीक है। सीधी दिशा में जाने वाली जो हवा है ये हवा नहीं, जलधारा जो है ये किनारी है। समुद्र के ऊपर एक्चुअली में जो हवा चलता है ना उसको जलधारा बोला जाता है, याद रखिएगा। दक्षिण विश्वत ये गर्म है ना। देखिए विश्वत जब वर्ड आ जाएगा तो वो गर्म हो जाएगा, उसका अभी जस्ट बताऊंगा, पहले नामों पर याद कर लीजिए। ब्राज़ील धारा ये भी गर्म है ना। फॉकलैंड की जो है ठंडी है। दक्षिण अटलांटिक ठंडी है। वेंगुएला ठंडी है। विश्व उसको देखेंगे तो विपरीत विश्वत हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा। विश्वत जहाँ बढ़ जाएगा गर्म हो जाएगा। उत्तरी विश्वत ये भी गर्म। सुमेरु की धारा ठंडी। दक्षिण विश्वत गरम। मोजाम्बिक गरम। मेडागास्कर गरम। अलुहास गरम। अब ये गरम बोल रहा हूँ, इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद बता रहा हूँ। यहाँ आइए, मैं क्यों कर रहा हूँ गरम जलधारा या ठंडी जलधारा, यहाँ समझिए।
एक्चुअली में होता है क्या, आप सभी को पता है कि विषुवत रेखा का बीचों बीच में सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी ज़्यादा रहता है। इस एरिया में ये कर्क रेखा और मकर रेखा, इस वाले प्रॉपर वाले भी एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। अब इस एरिया में जितनी भी हवाएं चलेंगी वो गर्म हवाएं होंगी। चाहे मान के चलिए यहाँ से जितनी भी हवाएं जाती रहेंगी, जिधर भी जाएंगी हवाएं, ये सब क्या होगी, गर्म हवाएं होगी, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं होगी, ठीक है। और वही जो विषुवत रेखा से दूर भागते जाएंगे तो ठंडी हवाएं बढ़ती जाएगी। यहाँ पर ये और यहाँ बगल में दिया हुआ उत्तर विषुवतीय, फिर विषुवतीय आ गया तो गर्म हो जाएगा। सुसीमा की धारा गर्म है। क्यूरोसिबो गर्म हवा है। और देखो क्यूरोसिबो और क्यूराइल दो तरह की हवा है। क्यूराइल जो होती है ठंडाइल हवा और ये जापान साइड में चलता है, और क्यूरोसिबो है ये भी जलधारा जो होती है, ये जलधारा गर्म जलधारा होती है। तो क्यूरोसिबो और क्यूराइल दोनों को मैं बताया हूँ। उसके बाद देखेंगे ओयोसिबो, यानी कि क्यूराइल को ओयोसिबो बोला जाता है। तो ये क्या ठंडी है, लेकिन वही क्यूरोसिबो जो है वो गर्म है। उत्तर प्रशांत प्रवाह ये क्या है, तो ये भी गर्म हवा है। अलास्का जो है, अलास्का की धारा ये भी गर्म है। कैलिफोर्निया ठंडी है, ठीक है। दक्षिण विषुवत है तो ये भी गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म है। अंटार्कटिका जो धारा वो ठंडी है। दक्षिणी प्रशांत ठंडी। पेरू यानी हम्बोल्ट की धारा क्या होती है, तो ठंडी होती है, याद रखना। पेरू या हम्बोल्ट की दल धारा जो है वो ठंडी है, ये क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ लिखा एल लीनो, क्या लिखा भैया, एल लीनो। एल लीनो क्या है, तो एक स्पेनिश भाषा है। स्पेनिश भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है छोटा बच्चा, ठीक है, छोटा बच्चा। प्रशांत ओशियन में उत्पन्न होकर, प्रशांत यानी प्रशांत महासागर में, प्रशांत ओशियन जो पैसिफिक ओशियन है उसमें उत्पन्न होकर गर्मी के दिन में हिंद ओशियन यानी कि जो हिंद महासागर है उस महासागर में प्रवेश करती है। इससे क्या होती है, इससे कमज़ोर बारिश, कमज़ोर मानसून होता है, यानी मानसून घट जाता है। अब ला लीनो जो होती है, ला लीनो ये ठंडी हवा है, और ये स्पेनिश शब्द का, स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका भी अर्थ होता है छोटी बच्ची। और एल लीनो के विपरीत ये स्वभाव का होता है, और ये जो व्यवहार करता है, एल लीनो की विपरीत व्यवहार करता है, यानी कि वो कम हवाएं लाती है तो ये ज़्यादा हवाएं लाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा बारिश कराएगा, वो बारिश कम कराती है तो ये क्या करता है, ज़्यादा बारिश कराता है। इससे वर्षा अधिक होती है। यह 4 से 5 साल बाद उत्पन्न होती है। और यहाँ नोट करने वाली क्या बात है, यहाँ गर्म प्लस ठंडी हवा मिलती है, जहाँ पर प्लैंक्टन नामक एक सवाल पाया जाता है। और ये जो सवाल जहाँ पाया जाता है, यानी कि इधर से गर्म हवा और इधर ठंडी हवा, जहाँ पर मिल मैच कर रही है, वहाँ पर एक प्लैंक्टन नामक घास का मैदान पाया जाता है। और पूरी तरह से वो एरिया जो होती है फॉग यानी कोहरे से घिर जाती है। वो एरिया जो होता है मछलियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगले टॉपिक में आते हैं। टॉपिक का नाम है लेक यानी झील, ठीक है, लेक यानी झील। बैकाल झील जो होता है वो रूस में है। इसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है, जो सबसे गहरा है। तो बैकाल झील पूछता है क्वेश्चन, सबसे गहरा झील बैकाल झील कहाँ का है, तो रूस के साइबेरिया का है। इसको साइबेरिया का मोती कहा जाता है। 5 फ्लावर जो झील है ये कहाँ का फेमस है, तो चीन का। और ये जितने भी बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, उस तरह का ये नोट्स बना हुआ है, ठीक है। तो 5 फ्लावर जो है ये झील कहाँ है, तो चीन में है। कैस्पियन सागर क्या है, तो सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा खारे पानी का झील। और सबसे ज़्यादा खारा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा खारा वान झील तुर्की का। मृत सागर जो है वो कहाँ है, तो भैया मृत सागर याद रखिएगा, ये इजराइल और जॉर्डन के अधिक गहराई पर है, और साथ ही साथ उच्च घनत्व, ये सारी चीज़ें हैं। मृत सागर। विक्टोरिया झील देखेंगे तो नील नदी का, इसको नील नदी, विक्टोरिया झील जो होती है इसी से नील नदी निकला हुआ है। और विक्टोरिया झील से नील नदी निकलकर भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, बहुत लंबी दूरी तय करती है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा नदी है। विक्टोरिया जो झील है वो क्या है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है। टंगानिका झील ये अफ्रीका का लंबा झील है, अफ्रीका का लंबा, और ये बड़ा था और ये लंबा हो गया। टिटिकाका झील सबसे ऊंचा, और ये जो झीलें होती है दक्षिण अमेरिका साइड में सबसे ऊंचा टिटिकाका। माराकेबो झील वेनेजुएला पेट्रोलियम में। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए, और ये तीसरा सबसे खारा झील। ग्रेट लेक जो है, ग्रेट लेक को क्या, यानी ग्रेट झील को क्या बोला जाता है, महान झील। इसको बोला जाता है होम्स से क्या याद रखिएगा, तो होम्स एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये होम्स जो ये वहाँ की अमेरिका की जो छोटी छोटी नदियाँ, उन सभी नदियों का नाम है। उसमें देखेंगे तो जो मिशिगन नदी है वो यूएसए में है। और सुपीरियर झील के लिए, सुपीरियर झील जो होता है ये मीठा झील है, इसी मिशिगन नदी पर है। और ये मिशिगन नदी से बना हुआ जो झील है सुपीरियर झील, ये दुनिया का सबसे मीठे पानी का झीलों में से एक है। अब लिखा कि विनिपेग झील प्लस बियर प्लस स्लैब, ये झील जो है कनाडा क्षेत्र में, कनाडा क्षेत्र में जो झील है उसका झील का नाम क्या है, विनिपेग झील, बियर झील, स्लैब झील। आयरे जो झील है वो कहाँ है भैया, ऑस्ट्रेलिया की है। उसके बाद जलप्रपात देखेंगे, यानी जलप्रपात जो झरना होता है, तो नियाग्रा जलप्रपात यूएसए, अमेरिका, कनाडा का है। सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ नियाग्रा जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में है, सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कोरोनिको की सहायक जो है कोरोना नदी पे है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी अफ्रीका।
आगे आ जाइए। अब देखेंगे तो प्रोटोकॉल समझते हैं। प्रोटोकॉल क्या है? तो नैरोबी प्रोटोकॉल हुआ, मीटिंग जो होता है वो पर्यावरण बचाने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण यानी ओजोन को बचाने के लिए। 16 सितंबर 1987 में, उसी वक्त से 16 सितंबर को क्या बनाने लगा? ओजोन दिवस मनाया जाने लगा 16 सितंबर को। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो कार्बन क्रेडिट के लिए, कि कार्बन के जो चीज़ें उसमें यूज करने से रोक लगाना। 6 गैसें जो थी कार्बन को बहुत तेजी से बढ़ा रही थी, उस पर रोक लगाया गया। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो रही थी 24 अक्टूबर 1945 को, और ये जो स्थापना हुई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। उससे पहले स्थापना हुई थी राष्ट्र संघ की, जो कि 1920 में हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा विश्व युद्ध फिर हो गया। दूसरा विश्व युद्ध होते ही वो संस्था खत्म हो गई और एक नई संस्था बनी जिसका नाम था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हो रही है 24 अक्टूबर 1945 को। इसके सदस्य जो है 173। मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क। महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस, महासचिव। पेट्टा, इसका वीटो पावर देखा जाएगा तो वीटो पावर 5 देशों के पास में, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। इसका ट्रिक बताए थे, इसका ट्रिक क्या बताए थे? तो रेस फ्री। क्या भैया? तो रेस फ्री। फिर से बताते हैं, रेस से फ्री। आर से रशिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ठीक है, ई से इंग्लैंड और फ्री से फ्रांस। ये 5 देश है। सुरक्षा परिषद क्या होता है? अस्थायी और अस्थायी। सुरक्षा परिषद में अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी में 5 सदस्य और अस्थायी में 10 सदस्य, जो हर एक 15 साल ना 15 साल के अंदर में बदलते रहते हैं। अब आजिए, यहाँ लिखेंगे तो भाषा जो है 6 है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन और चाइनीज। और ये सारी किताबों में दिया हुआ है, आपके बिहार बोर्ड की किताबों में दिया हुआ है। कार्यकारी जो भाषा है वो की अंग्रेजी और फ्रेंच है। नवीन जो भाषा वो अरबी है। अब देखेंगे भौगोलिक खोजो। बार्थोलोमेव डियाज किस चीज़ की खोज कर रहा है? तो केप ऑफ गुड होप की खोज कर रहा है 1488 में, याद रखिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1400 ये 1998 में, तो उसका खोज किया था 1492 में। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, देख लीजिए थोड़ा, शायद 1492 कन्फर्म उसी में होना चाहिए। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये किसका खोज कर रहा है? यूएसए की खोज कर रहा है, यूएसए जगह का, जिसका वहाँ के लोगों को बोला रेड इंडियन। और ये इसके इनको लिए मैंने इनको लिए ये जो जगह थी वो नहीं थी, इसलिए इसको नाम रख दिया नई दुनिया। बाद में एक और स्पेन का नाविक था, उसका नाम था, क्या नाम था? अमेरिगो वेस्पूची। वो चला गया अमेरिका की जगह, यहाँ लिखा हुआ अमेरिगो वेस्पूची। ये अमेरिका की जगह को फिर पुनः खोज किया 1502 ईस्वी में, और इस जगह का नाम रख दिया अपना नाम पर, अमेरिका महाद्वीप। वास्को डी गामा जो है वो भारत के रास्ते की खोज किया। 20 मई 1498 को भारत पहुंच गया ना। केब्रेल जो है वो ब्राजील की खोज किया। फर्डिनेंड मैगेलन जो था ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला है, और 1516 में या 1519 में, दो डेटें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। 1500 मैं इसको पिन कर दूंगा, 1516 या 1519 में। इसकी जो एक सेकंड रुकिएगा, इसको देख लेता हूँ। 1519 ही दिया हुआ है, ठीक है। ये 9th क्लास में है। 9th क्लास की इतिहास जो है उसको मैराथन कराऊंगा तो उसमें आएगा फिर दोबारा। चीज़ें अधूरा बताने से या गलत बताने से अच्छा है कि इसको थोड़ा सा सही करेक्ट करके बता दिया जाए। तो 1519 में पूरी दुनिया की खोज किया था, मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, खोज किया था। पहले दुनिया पहले से था ही, तो कौन चक्कर लगाया था? मैगेलन ने चक्कर लगाया था, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था 1519 ईस्वी में। वही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। मार्को पोलो जो है वो इटली का जो रहने वाला था, और वो भारत में आया हुआ था। और आप लोगों को 9th क्लास में जो पढ़ाता हूँ इतिहास, उसके पहले ही पेज में लिखा हुआ है। वो पहुँचता और इसे बॉक्स बना के ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे बॉक्स बना के लिखा हुआ है, जिसे मैं पढ़ाऊँगा आप लोग को। ये जो क्लासेज जो है आपका इतिहास का या भूगोल का, सारी क्लासेज आप लोग को हो चुकी है, उसका मैं प्लेलिस्ट अलग बना कर रख दिया हूँ। 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, जो भी क्लास का है, जिसका जिस लिए जरूरी है वो बनाया जा चुके हैं, ठीक है। आगे भी और सारे आते रहेंगे। तो फाउंडेशन क्लास कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। अब हम लोग जो है मैराथन क्लास और उसके साथ साथ स्टैटिक जीके करते रह रहे हैं, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। उम्मीद तो यही रहेगा। आगे जी, तो जो मैगेलन जो था पूरी दुनिया के चक्कर लगाया। और उसके बाद देखिए मार्को जो पोलो था, मार्को पोलो ये भारत पहुंचता है, और भारत में पहुंचता है तो उस समय विजयनगर साम्राज्य की काफ़ी तारीफ करता है, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। विजयनगर साम्राज्य की तारीफ करता है, और उसके बाद वो जाता है कहाँ पहुँचता है? उसके बाद पहुँचता है चीन में जाता है। चीन में वहाँ शासक थे, उनका नाम था कुबलाई खान। क्या नाम था? कुबलाई खान शासक थे, चीन के शासक थे। उनसे मिलता है, और वहाँ पर मिलने के बाद देखेंगे तो यहाँ पर रेशम मार्ग की जानकारी वो देता है 1971 के पास में। एक्चुअली में क्या था ना कि रेशम की खोज हुई थी चाइना से, और बहुत सालों तक तो रेशम के बारे में जान नहीं
ही नहीं दिया लो चाइना वाला, एक अधिकार रखा लो, अपना ही कुछ अधिकार। अमेरिको वेस्पुची को बताई दिया कि अमेरिका इसी के अपने नाम पर रख दिया 1502 ईस्वी में। जेम्स जो कुक है वो 1700, जेम्स कुक को कैप्टन कुक भी कहा जाता है। तो याद रखिए कैप्टन कुक जो है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड और ग्रेट बैरियर रीफ, ये तीनों जो है उसी के पास में। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ग्रेट बैरियर रीफ, इन तीनों जगहों की खोज करता कौन? जेम्स कुक करता है, यानी जेम्स कैप्टन कुक भी इसको कहा जाता है। किताबों में लिखा रहता है कैप्टन कुक के बारे में। तो कैप्टन कुक जो थे या जेम्स कुक थे वो किस चीज़ की खोज करते हैं? याद रखिएगा हवाई द्वीप को, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। हवाई द्वीप ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की और ग्रेट बैरियर रीफ, ये सारी जगहों की खोज करते हैं कौन? जेम्स कुक करते हैं। आज ये जेम्स या कैप्टन कुक, आगे समझते हैं। लो तो ये जो देख सकते हैं ये जेम्स जो कुक थे यानी कि कैप्टन कुक जो थे, ये सारी जगह खोज करते हैं। चाहे आपका हवाई द्वीप हो ना, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, ग्रेट बैरियर रीफ हो, इस सब चीज़ का पता सब एक ही जगह है, इसीलिए इसका पता लगाते हैं। कब? 1778 ईस्वी में। नीचे ही अब ये है दिखा सीमा रेखा, यानी कि बॉर्डर लाइन, जैसे कि आपका रेड क्लिफ लाइन है, मैकमोहन लाइन है, उसी तरह बहुत सारे अलग अलग देशों में जो बॉर्डर लाइन बनता है, जहाँ से एक देश दूसरे देश अलग होता है, उसको सीमा रेखा यानी बॉर्डर लाइन बोलते हैं। यहाँ देखेंगे तो पहला जो देखेंगे 78 डिग्री जो समानांतर रेखा है वो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया का अलग करता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया, ये कोरिया, दोनों कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया, ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, दोनों कोरिया के बीच में जो रेखा गुजरी है वो कितना रेखा है? तो 38 डिग्री समानांतर वाली रेखा है। 17 डिग्री जो समानांतर है वो वियतनाम को अलग करता है। मैकमोहन जो रेखा है वो किसको अलग करता है? तो भारत और चाइना को अलग करता है मैकमोहन लाइन, ठीक है। और ये मैकमोहन लाइन को चाइना मनमोहन नहीं करता, अब नहीं मानता है। जीरो लाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। डुरंड जो रेखा है वो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन वर्तमान समय में डुरंड रेखा जो एक्चुअली में था वो डुरंड रेखा देखा जाएगा तो ये भारत का जो हम लोग का ऊपर वाला जो है, ऊपर वाली जो भाग थी, ठीक है, यहाँ पर था ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो भाग था यहाँ पर, तो इसको तो कब्जा कर लिया पाकिस्तान। और ये जो यहाँ से शुरू होता है ये अफगानिस्तान शुरू होता है, उससे नीचे से ये पाकिस्तान शुरू होता है और भारत से आके मिलता है इससे। तो ये वाला जो लाइन था यहाँ से एंटर करने का अफगानिस्तान का, इस रेखा को बोला जाता है डुरंड रेखा, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में है, यानी POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो भारत और अफगानिस्तान ना देखे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी जो डुरंड रेखा का तभी भी चलेगा। 24 जो डिग्री अक्षांश है, 24 डिग्री अक्षांश, ये गुजरात और पाकिस्तान को अलग करता है। 24 डिग्री अक्षांश, ठीक है, मतलब 24 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो गुजरात और पाकिस्तान के समानांतर गुजरी हुई है, 24 डिग्री अक्षांश। उसके बाद देखेंगे तो मैनरहिन रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड को, उसके बाद हिंडनबर्ग ऑर्डर नीचे देखेंगे तो जर्मनी और पोलैंड को अलग कर रहा है। उसके बाद देखेंगे तो मैगिनॉट तथा सिगफ्राइड जर्मनी और फ्रांस को। यहाँ देखेंगे तो जो क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा हुआ ना, उसको मैं पहले से टिक मार के रखा हुआ हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, तो इसको कम से कम याद रखिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद होगा, तो जिसका टिक लगा हुआ है या चीज़ें मैं ज़्यादा उसको जोड़ दूंगा बोलने के लिए, ज़्यादा बोलूँगा कि उसको याद कीजिए, उसको थोड़ा सा कम से आपको दिमाग में रख लेना है। यहाँ देखिएगा तो 49 डिग्री समानांतर जो है ये अमेरिका और कनाडा को अलग करता है, 49 डिग्री समानांतर। 139 डिग्री जो पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वो अलास्का और कनाडा को अलग करता है। अलास्का और कनाडा को अलग करने वाली जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अब ये मानचित्र रेखाएं जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें वर्ड्स लिखा रहता है, उस वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे लिखा रहता है आइसोबार रेखा, इसका मतलब क्या है? तो सामान्य दाब। आइसोबाथ रेखा, इसका मतलब क्या है? गहराई, यानी किसी भी चीज़ की गहराई जो है उसको नापने के लिए या देखने प्रदर्शित करने के लिए आइसोबार बाथ रेखा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइसोथर्म रेखा, तो आइसोथर्म रेखा जो है तो वो तापमान बताता है, तापमान को डिनोट करता है। आइसोसिस्मिक रेखा जो होती है वो भूकंप, जैसे सिस्मोग्राफी जो होता है, तो आइसोसिस्मिक, आइसो नहीं भी यह देखना होगा तो सिर्फ इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आइसो जो होता है बार रेखा वो क्या है? तो सामान्य दाब, है ना। बाथ रेखा जो है कौन सी? गहराई। थर्म रेखा यानी जो टेम्परेचर बताए यानी तापमान, उसको। सिस्मिक जो है भूकंप वाला। आइसोनेफ जो है वो बादल को बताता है। आइसो हाइट जो है वो वर्षा को। उसके बाद कंटूर डैम या समुच्चय रेखा जो है वो किसको डिनोट कर रहा है? तो ऊंचाई को। आइसो हेलाइन जो है वो लवणता को, है ना। एपीसाइड रेखा जो होती है वो अपसौर और उपसौर को बताता है, एपीसाइड रेखा। उसके बाद आइसोप्रेक्ट रेखा जो वो सामान्य जनसंख्या को बताता है। अब आइए यहाँ देखते हैं, ये जो है विश्व का रेल मार्ग, सर्वाधिक रेल जो है USA में, उसके बाद भारत में, तब रूस में, तब कनाडा में, उसके बाद उसके बाद लास्ट में चाइना में। सबसे ज़्यादा रेल कहाँ है? अमेरिका में है, उसके बाद से भारत में, रूस में, कनाडा में, चीन, यानी कि रेलवे के मामले में भारत जो है सेकंड नंबर पे है पूरी दुनिया में।
कैनेडियन पैसिफिक रेल, ये हेलीपैड से चलता है वैंकूवर तक। कैनेडियन पैसिफिक जो रेल लाइनें हैं ये हेलीपैड से लेकर वैंकूवर तक है। सेंट्रल पैसिफिक जो है ये न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक। ट्रांस इंडियन जो है ये कहाँ से कहाँ तक, है ना, इसके ये भी कहाँ है, तो है ना, ब्यूनस आयर से लेकर, है ना, बाल पार्क तक। यूरोपीय ट्रांस, है ना, कॉन्टिनेंटल, ये लंदन टू इस्तांबुल तक। ओरिएंट एक्सप्रेस जो पेरिस टू इस्तांबुल। उसके बाद से केप काहिरा रेल मार्ग, केप टाउन काहिरा तक चलता है, केप टाउन से काहिरा तक। उसके बाद देखेंगे तो ट्रांस साइबेरियन रेल जो सबसे लंबा रेल मार्ग है, और ये जो रेल मार्ग है जो व्लादिवोस्टोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो व्लादिवोस्टोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग से चलता है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो चलता है वो सिडनी टू पर्थ तक जाता है। सबसे लंबा वायु मार्ग देखा जाएगा तो जो न्यूयॉर्क से चलता है, लंदन पहुँचता है, लंदन से काहिरा, काहिरा से मुंबई, तो फिर देन टोक्यो, उसके बाद बैंकॉक। यानी कि न्यूयॉर्क टू बैंकॉक चलने वाली जो वायु मार्ग है, जो दुनिया का सबसे लंबी वायु मार्ग, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तक उड़ान भरता है। रेशम मार्ग देखेंगे तो चीन का एकाधिकार था, है ना, बहुत सारी जगहों पर वो चीन बताता भी नहीं था, है ना। बाद में कनिष्क जो है उस रेशम मार्ग पर कब्जा किया, भारत के जो शासक थे। आगे जाइए, यहाँ पर देखिए घास के मैदान दिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख सकते हैं। फिर मैप आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये घास के मैदान, ये देखिए, है ना, यहाँ लिखा है कि लानोज घास के मैदान जो है ये कहाँ भैया, तो लानोज ऊपर में देखेंगे तो लिखा हुआ है 0 से लेकर 30 डिग्री, है ना, उत्तर दक्षिण गोलार्ध के मध्य उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये कौन सी घास के मैदान है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, क्योंकि 0 से 30 डिग्री के बीच में जो है वो विषुवतरेखीय एरिया है। तो लानोज घास के मैदान वेनेजुएला के दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद कैंपास जो घास के मैदान है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में। समाना घास के मैदान जो है, समाना घास के मैदान अफ्रीका के मध्य पूर्व अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश के। उसके बाद देखेंगे पटाना जो है वो श्रीलंका में। पटाना जो है कहाँ भैया, तो उसने कटिबंधीय घास का मैदान श्रीलंका में। उसके बाद मार्कलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया में। अब 30 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे ठंडे प्रदेशों में, तो प्रेरी घास का मैदान मिलेगा यूएसए, जो कि अभी जस्ट आपने बताया। पंपास जो था वो भी कहाँ था, दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना में। स्टेपिस जो है वो कहाँ है, तो यूक्रेन, यानी कि यूरोप और एशिया के बीच में है ना, यूक्रेन, वहाँ पर स्टेपी घास के मैदान। पुस्ताज जो है वो हंगरी। बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद आगे जी डाउन्स जो है वो कहाँ हो जाएगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में। ये सब क्या है, घास के मैदान है। आगे जी यहाँ देखेंगे तो क्या है, क्या टॉपिक था, इस टॉपिक को देख लेते हो, बढ़िया से अच्छे से समझ लेते लो, इस टॉपिक को समझते लो। यहाँ देखेंगे तो ये प्रमुख नदियाँ है, क्या है, तो प्रमुख नदियाँ है जो विश्व की प्रमुख नदियाँ है। देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका का प्रमुख नदियाँ। अब उत्तरी अमेरिका को पहले देखेंगे एक एक करके। मैकेंजी है जो कनाडा और अलास्का के बीच में है। नेल्सन है तो वो कहाँ है, कनाडा में है। उसके बाद से देखेंगे तो सेंट लॉरेंस तो यूएसए और कनाडा के बीच में। नियाग्रा जलप्रपात है यहीं पर, तो एक नियाग्रा जलप्रपात है वो किस नदी पर बनी हुई है, तो सेंट लॉरेंस नदी पर बनी जो जलप्रपात है उस नाम है नियाग्रा जलप्रपात, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में है। टेनेसी जो है, टेनेसी नदी वो कहाँ है, अमेरिका में। तो क्वेश्चन पूछता है टेनेसी नदी कहाँ है, तो अमेरिका की नदी है। मिसिसिपी अमेरिका की नदी है, ठीक है। पक्षीपाद डेल्टा बनाता है। पक्षीपाद मतलब क्या होता है, जैसे डेल्टा तो आप लोग मालूम है कि नदियाँ क्या करती है, अपने संग माटी लेके आती है, और माटियाँ ढेर ला के, और लास्ट में जब समुद्र मिला रहता है ना, तो यहाँ मटिया पूरा छोड़ के फैला देती है, मतलब उल्टी करके धो के पूरा फैला देती है माटी। तो पूरे मिट्टी, और ये मिट्टी जो होता है दलदली मिट्टी होता है, क्योंकि नदी में जो मिट्टी रहेगा वो दलदली ना रहेगा, तो सारी दलदली मिट्टी रहती है। इसको बोलते हैं हम लोग, इस दलदली मिट्टी को बोलते हैं डेल्टा। ये बहुत सारी नदियाँ बनाती है। जो नदियाँ मैदानी भाग से गुजरेगी वो सब डेल्टा बनाएगी। कैसे कि मैदानी भाग से चलती है ना, तो अपने संग माटी कोड़ते जाती है, तो वो सब डेल्टा बनाती है। उसी तरह अमेरिका की एक नदी है मिसिसिपी, मसौरी, ठीक है। मसौरी इसकी सहायक नदी है, तो दोनों मिलकर होता है मिसिसिपी मसौरी। तो ये जो है मिसिसिपी जो नदियाँ है ये जो डेल्टा बनाती है, तो इसके डेल्टा जो है ना इस तरह बनता है। यहाँ मिट्टी जमा कर देता है, फिर यहाँ मिट्टी जमा करता है, फिर यहाँ मिट्टी जमा करता है, फिर ऐसे मिट्टी यहाँ जमा करता है, ठीक है, फिर ऐसे मिट्टी जमा करता है, इस वाले ऐसे मिट्टी जमा करता है। ये नदी आ रही थी और इस तरह जमा कर रहा है। तो ये किस तरह का दिख रहा है, पक्षी के पैर की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। मतलब ये माटी सब जमा कर दिया, उसके बगल से क्या है, ये नदी यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब ये यहाँ पर मिट्टी जमा हो गई, यहाँ पर मिट्टी जमा हो गया, सब मिट्टी जमा हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पक्षीपाद डेल्टा कहा जाता है, जो कि मिसिसिपी नदी द्वारा बनाया जाता है। मसौरी क्या है, तो मिसिसिपी की सहायक नदी है। कोलोराडो जो है ये कहाँ भैया, यूएसए में है। कोलोराडो कहाँ भैया, तो यूएसए में। और ये मृत सागर टू जो ग्रैंड कैनियन है वहाँ तक जाती है, ठीक है। अब दक्षिणी अमेरिका देखेंगे। दक्षिण अमेरिका का प्रमुख नदियाँ ओरोनिको है, कोरोना की सहायक नदी जो है ना, कोरोना इसकी क्या है, सहायक नदी। ओरोनिको की जो सहायक नदी जो है कौन सी है, कोरोना सहायक नदी है।
एंजिल जलप्रपात जो है यहीं पर है। कौन सी जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात। अमेजन जो नदी है, अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी में से एक, यानी कि सबसे बड़ी नदी, यानी चौड़ी नदी अमेजन नदी, और सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, नाइल नदी। तो अमेजन जो सबसे क्या है, बड़ी नदी या चौड़ी नदी है ना। तो अमेजन जो नदी है ये कहाँ भैया? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में। और ये एक मिनट, दक्षिण अमेरिका में ये जी। उसके बाद आते हैं, तो ये अमेजन हो गया। उसके बाद नाइजर है जो सहारा टू पाम नदी जो है वहाँ गुजरती है। उसके बाद कांगो है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा ये कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। क्वेश्चन पूछेगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? बताइए। माही नदी जो भारत में। पूछेगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो नदी। ये सारी नदी को याद रखिएगा। तो आप सभी को ये विषुवत रेखा हो गया, ये कर्क रेखा हो गया, ये मान चलिए मकर रेखा होगा। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है, यानी 2 बार काटने मतलब क्या है, एक बार नदी हतर गया और फिर इस तरह घूम के फिर आ गया वापस। यानी एक बार ये नदी क्रॉस किया, ये कर्क रेखा को, फिर दोबारा क्रॉस किया। तो ये नदी जो है, ये नदी का नाम है माहे नदी। और वही जो है यहाँ विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली जो नदी है, 2 बार क्रॉस करने वाली, तो ये नदी कौन सी है? कांगो नदी। और वही जो मकर रेखा को 2 बार जो क्रॉस करने वाली नदी है, वो नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। ठीक है, आ गया जी। यहाँ लिखा है जाम्बेजी नदी जो विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया जलप्रपात यहीं से। और वही विक्टोरिया जलप्रपात से जो विक्टोरिया झील से निकलती है नाइल नदी। उसके बाद देखेंगे तो लिम्पोपो है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ऑरेंज नदी है जो दक्षिण अफ्रीका और कालाहारी मरुस्थल के पास में अफ्रीका की प्रमुख नदी है। कौन सी अफ्रीका की प्रमुख नदी है? तो याद रखिएगा ये जो नदी है अफ्रीका की प्रमुख नदियाँ। ये सारी नदियों के बारे में जो बता रहे हैं, ये सब यहाँ से लेकर जो ये नदियाँ जो है ये अफ्रीका का प्रमुख नदियाँ हैं। ये सब नदियाँ ऐसे इसको एरो दे दिए, अफ्रीका की प्रमुख नदी है। आ गया जी। अब यूरोप की प्रमुख नदी राइन नदी है। राइन नदी जो है स्वच्छ नदी, व्यस्त नदी, कोयले का व्यापार हेतु। तो राइन नदी जो होता है उस पर कोयले का व्यापार होता है। तो कोयले के इसको जर्मनी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा जर्मनी का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो राइन नदी कहा जाता है। पो नदी तो इटली का, इसको गंगा कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से इटली गंगा कौन सी है? तो पो नदी। ठीक है, पो नदी क्या है? इटली की गंगा है। आल्प्स जो पर्वत है ना उसके दक्षिण भाग में, आल्प्स पर्वत के दक्षिणी भाग में। डेन्यूब जो है ये आल्प से कलहारी तक जाता है। बोल्गा जो नदी है, बोल्गा नदी, ये रूस में कैस्पियन सागर और यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है बोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो यूरोप की बोल्गा नदी। यूराल जो नदी आप लोग को बताया, यूराल नदी जो होता है यूरोप और एशिया को भी अलग करता है, कैस्पियन सागर में जाके मिलता है। ओब नदी जो सबसे चौड़ा मुहाना वाला है, सबसे चौड़े मुहाना वाला नदी कौन सी है? तो ओब नदी है। इधर जी एशिया के प्रमुख नदी देखेंगे तो आमू दरिया जो नदी है वो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के बीच में। तो मध्य एशिया के बीच में जो नदी है वो क्या नाम है? तो आमू दरिया। उसके बाद से हवांग हो नदी जो है, यानी हवांग हो जो नदी है वो है पीली नदी भी इसको कहा जाता है। और चीन का इसको शोक कहा जाता है। तो चीन का शोक हवांग हो नदी या पीली नदी, याद रखिएगा। यांगसी नदी जो है, यांगसी ये एशिया के सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो याद रखिएगा यांगसी जो नदी है ये चीन की भी नदी है और एशिया का सबसे लंबी नदी है। मेकांग जो है ये क्या है? तो चीन से आसियान देश पहुँचने का जो रास्ता है वो मेकांग नदी है। और साल्विन जो नदी है ये चीन से म्यांमार की तरफ जाने की। इरावदी नदी जो है ये चीन से म्यांमार की तरफ जाता है और इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन रेखा कहा जाता है। मर्रे डार्लिंग जो है, ये मर्रे और डार्लिंग ये दोनों नदियाँ जो है ये क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये मर्रे और डार्लिंग नदी का किधर जगह? ऑस्ट्रेलिया में जगह। सारे चीज़ें आप लोग क्लियर रखिएगा। यहाँ लिखा है कि इरावदी जो नदी है, इरावदी नदी को म्यांमार का जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा मेकांग जो है ये एक परियोजना है, भारत और चीन के मध्य में परियोजना चलाई गई है परियोजना। उसका देखेंगे तो ये गंगा मेकांग हो गया भारत और चीन के मध्य में। बोल्गा जो है ये 3600 किलोमीटर के दूरी में है बोल्गा नदी। और ये जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है जिसकी लंबाई जो 2525 किलोमीटर। उसी से बोल्गा जो नदी है ना ये 3600 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है। व्यापारिक नदी किसे बोलेंगे? तो ड्यूबा को बोलेंगे। जो लंदन किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो टेम्स नदी किनारे बसा है। पेरिस जो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी किनारे है। उसी तरह लखनऊ किस नदी किनारे बसा है? तो गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बनारस किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए गंगा नदी किनारे। पटना गंगा नदी किनारे। तो ये चीज़ें कभी कभी पूछते रहता है। हैदराबाद मूसी नदी किनारे आएगा, उसको भी इंडिया वाले पढ़ाऊंगा, उसको भी सारी चीज़ों को। विश्व की सबसे बड़ा सागर कैस्पियन सागर। जाम्बेजी जो नदी है उस पर कौन सी बांध है? तो करीवा बांध, जिससे विद्युत उत्पादन होता है। लिम्पोपो नदी जो होता है वो क्या करता है? मकर रेखा को 2 बार काटता है दक्षिणी अमेरिका में। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चीज़ें यहाँ तक आप कंप्लीट हो गया। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को देखें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरह से स्टैटिक जीके का कुछ पर्सनल लेके आते रहूँगा जिसमें कुछ अलग अलग चीज़ें कराते रहूँगा। तो चीज़ें क्या होगी ना कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। और बहुत सारी क्लास आएंगे और
अब जो है हम लोग का जो साइंस जो बचा हुआ है 7th क्लास का उसको कंप्लीट करते लो, 8th क्लास का बचा उसको कंप्लीट करते लो, उसका PYQ बचा हुआ है उसको कर लेते लो। तो एक एक करके सारे वीडियो आज डाल लूँगा, आज समय निकाल के उसको डालते रहूँगा पूरी वीडियो को, है ना। कल थोड़ी सी ज़्यादा व्यस्त हो गया था क्योंकि कहीं काम था, वो अर्जेंट जाना था, इसी कारण वजह से वीडियो जो है एक ही आया, वो नाइट में सिर्फ डाला। लेकिन अब जो है कंटिन्यू फिर से वीडियो जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे लो, है ना। 2-3 वीडियो जो है पर डे डालने की कोशिश करेंगे लो, जो ताकि एग्जाम से पहले आप लोगों को चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए और बहुत बढ़िया से आप लोग उसको समझ पाएँ और एग्ज़ाम जो है आप लोग का बेहतर जाए। उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने भी वीडियो है सारे के सारे वीडियो जो है आपके काम के लिए हो और सारे के सारे चीज़ें जो है आपके लिए किसी न किसी रूप से आपको मदद करे, फ़ायदा करे। और इसका जो PDF फिर आप कमेंट कीजिएगा PDF के लिए, तो PDF मैं प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ी सी धैर्य रखिए, चीज़ें और थोड़ी आ जाने दीजिए, सारे PDF एक साथ उसको प्रोवाइड करा दूंगा। और मेरे लिए आप इतना ही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास से इसको शेयर कर सकते हैं, नए बच्चे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। और पुरानी मेरी कोई भी वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो मेरी पुरानी वीडियो सारी देखते रहिएगा। जैसे कि ये जो 1 महीने से जो वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें इतिहास को पूरा पढ़ा दिया हूँ, भूगोल आपका पूरा पढ़ा दिया हूँ, उसका मैराथन धीरे धीरे आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन का MCQ करा रहा हूँ। सारे वीडियो आप देखते रहिए, बीच बीच में किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो बेधड़क आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कमेंट बॉक्स में भी आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, जिस भी तरह की आपकी समस्या हो आप हमसे बेधड़क बात कीजिए। बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है और बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है, और कॉल तो डेली आ जाता है, कॉल पर डे बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, तो अच्छा लगता है बात करके आप सभी से, है ना। तो यहीं पर वीडियो की एंड करेंगे और क्लासें आएंगी, आपको घबराना नहीं है, चीज़ें सब आते रहेगा। तो फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।